बताने वाले हैं वो होगी बारिश से होने वाली बर्बादी को आप समझिए। दूसरी खबर आपको बताएंगे खुफिया कैमरे का पाक कनेक्शन समझिए। तीसरी खबर जो हम आपको बताने वाले हैं वो होगी बंगाल में बीजेपी सरकार के मायने समझिए। और चौथी खबर आपको बताएंगे झारखंड में सिलेंडर पर सियासी झमेला को समझिए। और आज सबसे पहले बात करने वाले हैं आंधी बारिश से हुई बर्बादी की। बिहार की राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में शुक्रवार को आए आंधी तूफान कहर बनकर टूटा है। पटना में करीब 1 घंटे तक लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया। कई जगहों पर पेड़ और टावर तिनके की तरह धराशायी हो गए। वहीं शनिवार को भी मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। आफत की बारिश कहर बनकर आई। शुक्रवार को आया तूफान कर गया बेचैन। राजधानी में छाया अंधेरा, तूफान ने कहर बरपाया। तूफान का तांडव, टावर पर पेड़ धराम। पहले आप 3 तस्वीरें देखिए। शुक्रवार शाम अचानक तेज हवा के साथ बारिश ने राजधानी पटना को दहशत में डाल दिया। करीब 1 घंटे तक लोगों को घर में कैद रहने पर मजबूर कर दिया। पटना में कई जगहों पर विशालकाय पेड़ गिरने से सैकड़ों गाड़ियां चपेट में आ गई। कई लोग नीचे दब गए। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। तूफान का तांडव रुकने के बाद नगर निगम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की टीम राहत बचाव में जुटी रही। पेड़ के नीचे फंसे लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। घायलों को अस्पताल भेजा गया। युद्ध स्तर पर गिरे पेड़ को हटाया गया। आंधी तूफान था और उसमें बहुत पेड़ गिरी हैं और जो भी पेड़ गिरी हैं तुरंत हटाकर ट्रैफिक क्लियर करने के लिए नगर निगम के सभी पदाधिकारीगण, फॉरेस्ट के पदाधिकारीगण, बिजली विभाग के पदाधिकारीगण सबको लगाया गया और तेजी से लोगों ने क्लियर भी कराया है। वहीं वैशाली में भी तेज आंधी तूफान और बारिश ने तबाही मचा दी है। ठनका गिरने से कई लोगों की दुखद मौत हो गई है। मधेपुरा में तो बीएसएनएल टावर तिनके की तरह तेज हवा में रिहायशी इलाके में गिर गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मौसम देखकर ही घरों से बाहर निकले। बिहार में चक्रवाती तूफान का असर रहने वाला है, लेकिन शुक्रवार को आए आंधी तूफान ने लोगों को बर्बादी का सबब दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, इस आंधी और बारिश ने बहुत कुछ नुकसान तो पहुंचाया ही है, इसके साथ ही लोगों को काफी परेशानी भी हुई है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। बिहार में असमय आंधी बारिश की वजह को अब आप समझिए। आखिर अचानक से मौसम ने करवट क्यों ले लिया? तो बिहार में असमय आंधी बारिश की वजह यह है कि पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन और चक्रवाती क्षेत्र के साथ साथ जेट स्ट्रीम इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। इन्हीं वजहों की वजह से आप मौसम में ये बदलाव देख पा रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से कम दबाव की वजह से तूफान लेकर आया। ठंडी हवाएं हिमालय से टकराने से अचानक मौसम बदल गया। जलवायु परिवर्तन से गर्म हवा अधिक नमी सोख रही है। अधिक नमी सूखने से कम्युलोनिम्स का बादल बनकर ओले पैदा करते हैं। तो ऐसे में ये सारी वजहें जो है वो इसके पीछे बताई जा रही है और इसी वजह से आप मौसम में ये बड़ा बदलाव देख रहे हैं। शुक्रवार की आंधी बारिश से बिहार में 9 लोगों की मौत हो गई है। सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए के मदद का ऐलान किया गया है। प्रभावित जिलों में नुकसान का आकलन अभी भी जारी है। अब आप पूरी खबर तो समझिए। अचानक आई आंधी बारिश से बचने के लिए क्या आपको करना चाहिए? देखिए, आजकल मौसम विभाग मोबाइल पर आपको सीधे अलर्ट भेजता है। पूरी जानकारी आपके मोबाइल पर आती है। अलर्ट मिलने के बाद घर से आपको बाहर नहीं निकलना है, घर में ही रहना है। बहुत अगर जरूरी है घर से बाहर जा रहे हैं तो सावधानी से जाइए। इसके अलावा दरवाजे, खिड़कियां ये सब कुछ बंद करके जरूर रखिए और ध्यान रहे बिजली के खंभे और पेड़ से तो बिल्कुल दूर रहें। वज्रपात जैसे हालात में लोहे की चीजों से भी आपको दूर रहना है। मतलब अगर कहीं बिजली कड़क रही है तो उस वक्त आप लोहे की चीजों से दूर रहिए। वज्रपात के समय खुली जगह पर ना जाइए।
अलर्ट मिलने पर ऊंचाई या फिर पानी से भी आपको दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि अभी मौसम काफी ज्यादा खराब है। ऐसे में सावधानी आपको बरतनी होगी। और अब बात करते हैं एक कैमरे की, जिसने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलखंड सराय स्टेशन के पास एक हाईटेक खुफिया कैमरा मिला है, जिसने सबको हिला दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस कैमरे का पाकिस्तान से कनेक्शन है। अब इस कैमरे के जरिए आतंकियों की रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशन पर नापाक नजर थी। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए और फिर खबर तो समझिए। ये वही संदिग्ध कैमरा है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि इसे आतंकी संगठन ने लगाया है। इस कैमरे का आतंकी कनेक्शन है। मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलखंड पर सराय स्टेशन के आगे रेलवे सिग्नल टावर के पास लगे इस कैमरे के मिलने के बाद हड़कंप मच गया। ये कोई साधारण कैमरा नहीं है, एक हाईटेक जासूसी उपकरण है। कैमरा सीक्रेट आईपी कैमरा 4G सिम के जरिए सीधे इंटरनेट से जुड़ा था। अब सुरक्षा एजेंसियों को सबसे ज्यादा डर आतंकी रेकी का है। अब पूरे मामले की जांच बिहार ATS और STF की टीम कर रही है। हालांकि रेल एसपी ने अभी आतंकी कनेक्शन की बात को नकार दिया है। कैमरा मिला है, ये सत्य है। वहाँ के स्टेशन अधीक्षक द्वारा एक लिखित आवेदन भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। तदालोक में हमने एक कांड दर्ज किया है और हम उसकी जांच कर रहे हैं। ऐसी अभी प्रारंभिक जांच में कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात हम लोग से। हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड सामरिक और नागरिक परिवहन के लिहाज से बेहद अहम है। कैमरे को लेकर पाकिस्तान कनेक्शन की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि जिस तरह से हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल किया है वो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले हरियाणवी बोलने वाला एक संदिग्ध युवक संपार फाटक पर पहुंचा और खुद को NGO से जुड़ा बताते हुए सिग्नल टावर पर कैमरा फिट कर निकल गया। गुमटी मैन ने शक होने पर स्टेशन मास्टर को बताया, फिर मामले का खुलासा हुआ। अब कैमरे से जुड़े सिम कार्ड के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड और IP एड्रेस को ट्रैक किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियांक सौरभ के साथ वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। तो इस हाईटेक कैमरा का पाकिस्तान से कनेक्शन क्यों बताया जा रहा है और क्यों सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं, अब आप इसे समझिए। पूरी खबर अब आपको समझाते हैं। सराय स्टेशन के पास जासूसी कैमरा मिला है। खुफिया कैमरा मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया और अब ये सवाल उठ रहा है, क्या हाईटेक कैमरा का पाकिस्तान से कनेक्शन है? तो अब आप खबर तो समझिए। क्यों खास है रेलवे सिग्नल के पास मिला ये कैमरा? क्योंकि ये कैमरा कोई साधारण कैमरा नहीं है, ये एक हाईटेक जासूसी उपकरण है। मतलब जासूसी के लिए इस उपकरण को यूज किया जाता है। इंटरनेट से जुड़ा था और ऐसे में ये कैमरा जो है कोई दूर बैठा व्यक्ति इसे ऑपरेट कर रहा था। अब आपको बताते हैं कि इंटरनेट से ये कैसे जुड़ा हुआ था। तो आपको बता दें कि सीक्रेट IP के जरिए इस कैमरा को कनेक्ट किया गया था और 4G सिम के जरिए इस कैमरे से ऑपरेट किए जा रहे थे। अब कैमरा मिलना चिंता की बात क्यों है, इसे समझिए। तो कैमरा जो है वो अंधेरे में भी बिल्कुल साफ रिकॉर्डिंग करता है। कैमरे से रेलवे ट्रैक और ट्रेनों के साथ सड़क पर भी नजर रखी जा रही थी। इस कैमरे में सबसे खास बात यह कि यासीन भटकल जो कि एक आतंकी है उसकी तस्वीर भी है। IP एड्रेस की जांच में इसके तार कर्नाटक से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में कई सारे सवाल हैं, कई सारे डाउट हैं। तो आप सवाल समझिए, क्या कोई दूर बैठे रेलवे ट्रैक की रेकी कर रहा था? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं, क्या कोई ट्रेनों की जासूसी कर रहा था? सवाल ये भी उठ रहा है, क्या कैमरे का कोई आतंकी कनेक्शन है? और सवाल सबसे महत्वपूर्ण, ये हाईटेक कैमरे का पाकिस्तान से कनेक्शन है, क्योंकि आपने देखा है कि पाकिस्तान की नापाक हरकतें हमेशा से होती रही हैं।
बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन गई। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और ब्रिगेड मैदान में मौजूद हजारों लोग इस ऐतिहासिक मौका के गवाह बने हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। আমি শুভেন্দু অধিকারী ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। शपथ ग्रहण की ये तस्वीरें सिर्फ एक तस्वीर भर नहीं बल्कि ऐतिहासिक क्षण की गवाह भी है। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। আমি শুভেন্দু অধিকারী शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। ये मंत्री हैं दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निशित प्रमाणिक, अशोक कीर्तिनिया और क्षुदीराम टूडू। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और ब्रिगेड मैदान में मौजूद हजारों लोग इस ऐतिहासिक मौका के गवाह बने। इस शपथ समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी हर कार्यक्रम में अलग अंदाज में नजर आते हैं। आज जब पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे तो पश्चिम बंगाल की धरती जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। सबसे पहले यहां पीएम मोदी का भव्य रोड शो हुआ। पश्चिम बंगाल में इस ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले मंच का माहौल तब बेहद भावुक हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे वरिष्ठ नेता माखन लाल सरकार का पैर छूते नजर आए। इस दृश्य ने पूरे कार्यक्रम को भावनात्मक बना दिया। सिलीगुड़ी के रहने वाले माखन लाल सरकार भारतीय जनता पार्टी के 98 साल के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने कश्मीर आंदोलन के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम किया और उनके साथ गिरफ्तारी भी दी थी। मंच पर जब पीएम मोदी ने उनको शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया और फिर उनके पैर छुए तो माखन लाल सरकार के साथ साथ वहाँ मौजूद हर शख्स भावुक हो गया। इस दौरान माखन लाल सरकार ने भी प्रधानमंत्री को गले लगाकर अपना स्नेह जताया। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 207 सीट जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया है, जबकि पिछले 15 साल से सत्ता में रही टीएमसी महज 80 सीट पर सिमट गई। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर सीट से चुनाव लड़े और भवानीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,000 अधिक वोट से हराकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर कर दिया। बंगाल में अब डबल इंजन की सरकार बन गई है। इससे विकास को और ज्यादा गति मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद ये पहला मौका था शपथ ग्रहण का और इस शपथ ग्रहण को काफी भव्य बनाया गया, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। अब आपको पूरी खबर समझाते हैं क्यों ये इतना महत्वपूर्ण रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल में पहली बार ऐसा मौका है जब बीजेपी की सरकार बनी है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं। सीएम के साथ 5 मंत्रियों ने आज शपथ भी लिया है। पीएम मोदी सहित एनडीए के तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के अब मायने को आप समझिए।
पूर्वी भारत में बीजेपी विस्तार, बंगाल के साथ अंग बंग कलिंग पर कब्जा। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहां पर अब कब्जा होने से इंडिया गठबंधन जो है वो कमजोर हो गया है, धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ है और अजय दीदी वाली ममता की छवि टूट गई है। मतलब जो हमेशा जीतती रही हैं ममता बनर्जी, उनकी वो छवि अब नहीं रही। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि शुवेंदु अधिकारी को ही आखिर बंगाल की कमान क्यों दी गई, उन्हें ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। तो आप इसे समझिए। वजह नंबर 1, बंगाल के फायर ब्रांड फेस हैं शुवेंदु अधिकारी। वजह नंबर 2, बंगाल में बड़ा हिंदूवादी चेहरा हैं शुवेंदु अधिकारी। वजह नंबर 3, ममता स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के लूप होल से वाकिफ हैं। और वजह नंबर 4, टीएमसी का ग्राउंड पॉलिटिक्स का काउंटर भी बखूबी जानते हैं। वजह नंबर 5, जमीन पर पब्लिक से कनेक्ट इनका शानदार रहा है। वजह नंबर 6, केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा शुवेंदु अधिकारी को हासिल है। अब शुवेंदु को बंगाल की कमान क्यों, तो आप इसे समझिए। ममता को सीएम रहते 2 बार शुवेंदु अधिकारी ने हराया है, इसी से आप इनके ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। विधायक, सांसद और नेता प्रतिपक्ष पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी रहे हैं, जिससे आप इनके अनुभव का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सबसे भरोसेमंद नेता पश्चिम बंगाल में हैं। इसी से आप केंद्रीय नेतृत्व के साथ शुवेंदु अधिकारी के तालमेल को समझ सकते हैं। बीजेपी को 3 से 207 सीट तक पहुंचाने में बेहद ही अहम रोल शुवेंदु अधिकारी का रहा है, तो इसे आप क्रेडिट के तौर पर समझ सकते हैं। शुवेंदु अधिकारी ने जमीनी स्तर पर काम किया है। अब शुवेंदु अधिकारी के सियासी सफर को भी आपको बता देते हैं। 1989 से स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुवेंदु अधिकारी जुड़े, यानी कि छात्र राजनीति से आगे बढ़े। 1995 में कांथी के पार्षद पहली बार बने और उसके बाद साल 1998 में ममता के साथ टीएमसी का गठन शुवेंदु अधिकारी ने किया। साल 2006 में पहली बार शुवेंदु अधिकारी एमएलए बने। साल 2009 में पहली बार शुवेंदु अधिकारी एमपी बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। साल 2014 में फिर दूसरी बार ये एमपी बने। साल 2016 में बंगाल में मंत्री भी बने। साल 2020 में फिर शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। साल 2021 में बंगाल में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका संभाली और फिर साल 2026 अब बंगाल में मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अब इनकी अगुवाई में बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन गई है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। झारखंड में सिलेंडर सब्सिडी को लेकर वित्त मंत्री की ओर से सीएम हेमंत सोरेन के लिखे पत्र के बाद झारखंड की सियासत गर्म हो गई है। वित्त मंत्री ने हर सिलेंडर पर 200 रुपए सब्सिडी देने की मांग की है। जेएमएम ने पत्र लिखने को वास्तविकता से दूर रहकर मीडिया की सुर्खियों में बने रहने की कोशिश बताया, तो बीजेपी ने सरकार में सीएम और मंत्रियों के बीच जारी विरोध की राजनीति पर तंज कसा है। हालांकि कांग्रेस को मामले के समाधान की उम्मीद है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। राजनीति में पत्र का बड़ा महत्व होता है और यही पत्र झारखंड की सियासत को गरमाए हुए है। दरअसल वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है, जिसमें सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए सब्सिडी देने की मांग की गई। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का समर्थन किया और मिल बैठकर मंथन से हल निकालने का भरोसा भी जताया है। देखिए, गैस के सिलेंडर में जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर हम लगातार चिंतित हैं। सच पूछिए तो ये सभी मामले हम लोग मुख्यमंत्री जी से बैठ करके बातचीत करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सिलेंडर तो झारखंड में सिलेंडर सब्सिडी पर संग्राम क्यों छिड़ा हुआ है, पूरी खबर आपको समझाते हैं। अब आप खबर तो समझिए। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने
सीएम को एक चिट्ठी लिखी, एक पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उन्होंने लिखा। इस पत्र में उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी लोगों को दी जाए, ये मांग उन्होंने की। झारखंड में सिलेंडर सब्सिडी पर संग्राम छिड़ गया। जेएमएम का कहना है कि सुर्खियों में रहने के लिए ही ऐसे पत्र वो लिख रहे हैं, और बीजेपी का दावा है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि कांग्रेस सहयोगी पार्टी है और ऐसे में दोनों में तल्खी दिख रही है। अब आप खबर तो समझिए, वित्त मंत्री ने सीएम से सिलेंडर पर 200 सब्सिडी देने की मांग आखिर क्यों की? दरअसल कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा जनता से किया था चुनाव के वक्त में। अब वित्त मंत्री अपनी पार्टी के इसी वादे की याद मुख्यमंत्री को दिला रहे हैं। 31 लाख परिवार को सिलेंडर पर 200 रुपए सब्सिडी की वो मांग कर रहे हैं, जिसका खर्च सालाना 744 करोड़ आने वाला है। और उन्होंने ये भी कहा कि 744 करोड़ का खर्च सरकार वहन करने में सक्षम है, तो सरकार ये सब्सिडी लोगों को दे सकती है।